जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को, प्रियजनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए हम सब लोग मिलजुल कर पढ़ेंगे, तहलका मचाएंगे, मेरी गारंटी है। आज बहुत ही प्यारा बिंदु लेकर आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने, याद रखना, मुखातिब हुआ है लेकर, और उसी बिंदु पर चर्चा करेगा। आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, मात्रा की परिभाषा क्या होती है, मात्रा के प्रकार कितने होते हैं, मात्रा की संख्या कितनी होती है, मात्रा कहा किसे जाता है, हम कहेंगे वर्ण किसे कहा जाता है, और वर्ण कहाँ से आया, स्वर पर हम बात करेंगे शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, व्याकरण के 3 अंग क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि कहाँ से निकल कर आई, विचार क्या होते हैं। इन तमाम पहलू पर हम आपसी वार्तालाप विस्तार से करने वाले हैं। विद्यार्थीगण, एक चीज ये भी बता दूं, कुछ हमारे मित्र होते हैं, वैकेंसी इंतजार करते हैं और वैकेंसी आती है चली जाती है। मैं पढ़ने वाले विद्यार्थीगणों से मेरा अनुरोध है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वैकेंसी आए या ना आए, आपको तैयारी प्रॉपर बेस में करनी है। वैकेंसी आती है चली जाती है, फिर हम परेशान होते हैं। और जो नहीं पढ़ने वाले, एक चीज बता दूं विद्यार्थीगण, तो जो अभी समय रहते नहीं पढ़ रहे हैं कि चलो पढ़ लिख के क्या होगा, तो एक चीज ये भी याद रख लो, कलकत्ता और दिल्ली वाली ट्रेन हमेशा फ्राइडे सैटरडे को जाती आती है, और उस पर लद के जाने के लिए तैयार रहना। यदि नहीं पढ़ोगे, जो जन्मी चीजें फैक्ट, याद रखना, कड़वी बात है पर सच है, नहीं पढ़ोगे तो कोई भी व्यक्ति हो, आज यदि आराम करोगे ना, तो याद रखना कल मेहनत करना पड़ेगा। और ये जन्मी चीजें हैं, आज नहीं तो कल कहीं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। 8-10 हजार पाओगे, कलकत्ता दिल्ली वाली ट्रेन आती जाती है हर फ्राइडे सैटरडे, उसी पे चले जाना, फिर वहीं अपना रोजी रोटी का व्यवसाय घूमना। सीवी लेके 10 जगह हम घूमेंगे, पर कभी याद रखिएगा, जो चीज हम चाहेंगे वो चीजें मिल नहीं पाती है। तो पढ़ाई जरूरी है। अरे पढ़ाई करने में क्या, जितना एक वर्कर होता है, मजदूर होता है, 10 घंटे 12 घंटे काम करता है विद्यार्थीगण, आप 10 घंटे नहीं 6 घंटे पढ़कर देखो, तो हल्का मचाओगे, लेकिन वो कहाँ करना है ना। तो आइए जरा हम उस बिंदु पर आपसी वार्तालाप ज्यादा नहीं करेंगे, तो हम अपने बिंदु की तरफ चलते हैं। आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण उसी बिंदु पर, क्या याद रखना, सबसे पहले हम बात करेंगे विचार क्या है, उसके बाद बात करेंगे ध्वनि क्या है, उसके बाद बात करेंगे वर्ण क्या है, उसके बाद बात करेंगे विद्यार्थीगण शब्द क्या है, उसके बाद बात करेंगे वाक्य क्या है, उसके बाद बात करेंगे मात्रा क्या है। देखो कितने अच्छे अच्छे बिंदु हैं। इसके बाद हम वर्ण विचार पर चलेंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, हमेशा और हमेशा सबसे पहले हम बात करेंगे विचार पर। विचार क्या है, आइए जरा देखते हैं। हमेशा और हमेशा याद रखना, हम सभी मानव अपने मानस पटल में, यानी अपने दिमाग में जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ गुनते धुनते हैं, वही क्या होता है विद्यार्थीगण, विचार होता है। हमारे सभी मानव जो अपने मानस पटल में कुछ भी गुनते धुनते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, वही विचार होता है। उसी विचार को जब एक दूसरे के सामने हम अव्यक्त कर देते हैं, तो विद्यार्थीगण उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। जैसे हम दो व्यक्ति हों, अपने अपने दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं विद्यार्थीगण, और जो सोच रहे होते हैं वही एक दूसरे के सामने हम कह देते हैं, बोल देते हैं, तो वही क्या हो जाती है, ध्वनि हो जाती है। याद रखना, क्या हो जाती है, ध्वनि हो जाती है। और याद रखना प्रिय विद्यार्थीगण, ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर, कि एक चीज याद रखना, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं विद्यार्थीगण, 3 अंग होते हैं। और वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं प्रिय विद्यार्थीगण, उस बिंदु पर अगर हम चर्चा करना चाहें, तो व्याकरण के यही 3 अंग होते हैं। और बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, वर्ण, और क्या होते हैं शब्द, और क्या होते हैं वाक्य होते हैं। व्याकरण के इन 3 अंग होते हैं। और याद रखना, हमेशा और हमेशा यहाँ से प्रश्न आता है, और बहुत अच्छा बिंदु है, जाइएगा मत। वर्ण के 3 अंग होते हैं, यानी व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा याद रखना, अगर प्रश्न आए कि शब्द का निर्माण किससे होता है, तो याद रखना वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है।
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है प्रिय विद्यार्थीगण। यानी हम अगर यहाँ लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं। जी हाँ, याद रखना क्या, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है प्रिय विद्यार्थीगण। जी हाँ, याद रखना। अब शब्द किसे कहा जाता है? तो याद रखना, हमेशा और हमेशा मैंने कहा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है और हमेशा। लेकिन अगर हम वाक्य की बात करें कि वाक्य किसे कहा जाता है, तो याद रखना, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य कहा जाता है। जी हाँ, हमेशा और हमेशा। अब बात करें हम कि वर्ण किसे कहा जाता है। बहुत ध्यान सुना, वर्ण किसे कहा जाता है? तो हमेशा और हमेशा याद रखना, ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं, ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं, तो उसी को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, बात समझना, बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूं। यानी वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द। लेकिन शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य। और ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। यानी ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं तो वर्ण कहा जाता है। आइए इस बिंदु पर विचार करेंगे कि ध्वनि को लिखित माध्यम का रूप कैसे देते हैं। विद्यार्थीगण, याद रखना, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे माता पिता, गुरुजन, हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें ध्वनियों का उच्चारण कराया करते थे। बच्चा जब घर परिवार में छोटा होता है, शिशु होता है, कम समझदार होता है प्रिय विद्यार्थीगण, तो घर के जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सोचते हैं बच्चे को क्यों ना पास में बैठा कर ध्वनियों का उच्चारण कराया जाए, जिससे बच्चे का भविष्य संवरे। विद्यार्थीगण, बचपन में ही दादा दादी कहते थे, बेटा का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, ऐसे पढ़ाते थे। या पढ़ाते थे ग, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया। हमारे जो माता पिता, हमारे जो गुरुजन थे, याद रखना, उन्हीं के द्वारा कराए गए ध्वनियों का जो उच्चारण था, उसी पर हम भी अनुकरण करते थे, दोहरानी करते थे। याद रखना, जब भी हम कोई भी वर्ण पढ़ते हैं, बहुत ध्यान सुनना, जैसे हम क, ख, ग, घ सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगी? ध्वनि। लेकिन जब उसी क, ख, ग को ऐसे लिख दिया, क, ख, ग, घ या च, ये ऐसे लिख दिया, तो ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं, तो ये क्या बन जाता है प्रिय विद्यार्थीगण? वर्ण बन जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते तो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण। इस शब्द के बारे में एक प्रश्न लेकर आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो जान लीजिएगा। हमेशा और हमेशा आपसे यदि पूछा जाए शब्द को जब वाक्य के संदर्भ में यूज किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना, शब्द को जब हम वाक्य के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, जी हाँ, क्या प्रयोग करते हैं, तो उसे पद कहा जाता है। पद कहा जाता है। या देखो, जब हम विद्यार्थीगण शब्द को जब हम वाक्य के संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पद कहा जाता है। जैसे हम कोई शब्द लिखे, स्वतंत्र लिख दिए, जैसे मोहन लिख दिए, तो मोहन क्या है? एक शब्द है। लेकिन जब इसको वाक्य के संदर्भ में लिखेंगे, जैसे मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, तब मोहन उस वाक्य में शब्द नहीं होगा, मोहन पद हो जाता है। विद्यार्थीगण, उन्हीं पदों को जोड़ने के लिए बीच में जो कारक व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कारक व्यक्ति चिन्ह का दूसरा नाम प्रसर्ग होता है। जी हाँ, तो याद रखना, जब उन्हीं पदों को जोड़ने के लिए बीच में हमेशा और हमेशा कारक व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो हमेशा और हमेशा उन्हीं को पद के रूप में हम संदर्भित करते हैं। और हमेशा जहां पदों को जोड़ने के लिए बीच में अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, वही कारक कहलाते हैं। जी हाँ,
आइए तो पहले इसको देखते हैं। और हमेशा याद रखिएगा विद्यार्थीगण, शब्द के दो प्रमुख अंश कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस का निर्माण विद्यार्थीगण किससे होता है, कर्ता, कर्म और क्या, क्रिया। ये किसी भी सेंटेंस का निर्माण इसी से होता है। तो वाक्य के प्रमुख दो अंश यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो आज सुन लो कान खोलकर, तो याद रखना, कभी गलत मत करना। वाक्य के प्रमुख दो अंश कौन कौन से होते हैं, एक कर्ता होता है, एक क्या होता है, कर्म होता है। तो विद्यार्थीगण यहाँ लिख दे रहे हैं वाक्य के प्रमुख दो अंश, वाक्य के प्रमुख दो अंश कौन कौन से, दो अंश कौन कौन होते हैं, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। तो दो अंश प्रमुख कौन कौन से होते हैं, एक होता है कर्ता और एक क्या होता है विद्यार्थीगण, कर्म। एक क्या होगा, कर्ता, और एक क्या होगा विद्यार्थीगण, कर्म। वाक्य के प्रमुख दो अंश माने जाते हैं क्या, कर्ता और कर्म विद्यार्थीगण। जी हाँ, आइए अब हम बात करेंगे अगले बिंदु पर कि जो हमारी मात्रा है वो क्या है। विद्यार्थीगण मात्रा किसे कहा जाएगा, आइए जन्मी चीजों पर बात करते हैं। हमारी जो हिंदी व्याकरण में जो पहला बिंदु होगा वर्ण विचार, हम कहें उसमें स्वर आप देखते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। आइए देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं विद्यार्थीगण। जी हाँ, आइए देखते हैं जरा। विद्यार्थीगण हम बात करेंगे अगर मात्रा पर, तो मात्रा क्या होती है उसको भी जरा देख लेते हैं। जरा देखो मात्रा क्या है, हम मात्रा पर बात करेंगे। जी हाँ, मात्रा किसे कहा जाता है। पहले देखो जन्मी चीजों को पकड़ने का प्रयास करना, पढ़ते तो दुनिया है याद रखना, पर पढ़ने का तरीका अपना अपना होता है। हमारे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर की संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा आपको ये पता है जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, इनको पढ़ने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो लेकिन याद रखना हमेशा और हमेशा, जैसे मैंने कहा, बहुत ध्यान से सुना, जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण क, या मैंने कहा ख, मैंने कहा ग, मैंने कहा ज, मैंने कहा प, मैंने कहा फ, ये जो भी चीज है याद रखना ये क्या है, हमारे वर्ण है। मैंने कहा था ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का जामा पहना देते हैं, रूप दे देते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। जी हाँ, अब इनको याद रखना, अगर हम आधा करें, क को आधा करें तो क्या मिलेगा, निकलेगा छोटा आ। लेकिन हम कहें खा दीर्घ लिख दे तो खा को अब आधा करोगे तो इसमें क्या निकलेगा, बड़ा आ। गा को आधा करोगे तो क्या मिलेगा, आ। हम कहते हैं ऐसे जैसे यहाँ हमेशा और हमेशा कोई भी वर्ण लिखते हैं तो याद रखना वर्णों को पढ़ने में जो समय लगता है, यानी वर्णों को उच्चारित करने में जो समय लगता है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, मात्रा की एक एक बिंदु पर बात करेंगे। जी हाँ, वर्णों को उच्चारण करने में जो समय लगता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, विद्यार्थीगण, मात्रा कहा जाता है। जी हाँ, हम बात करें विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब बिंदु क्लियर हो जाएंगे। यानी वर्णों को उच्चारण करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। विद्यार्थीगण स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन याद रखिएगा जो छोटा ए होता है 11 में से, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। विद्यार्थीगण इसकी कोई मात्रा नहीं होती, और एग्जाम की घड़ी होगी जब स्वर 11 होते हैं तो याद रखना ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो मात्रा की संख्या पूछे ना, मात्रा की संख्या यदि पूछ ले तो याद रखना जीवन में कहीं रहना, मात्रा की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। यदि मात्रा के प्रकार पूछ ले तो मात्रा के प्रकार कितने होते हैं, 3। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और क्या होते हैं, त्रिमात्रिक। आगे आने वाले वीडियो में जो बड़े विचार पढ़ेंगे तो वहां हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे विद्यार्थीगण। तो याद रखना विचार हम देख लिए, ध्वनि देख लिए, वर्ण देख लिए, शब्द देख लिए, वाक्य देख लिए। आइए अब जरा देखते हैं
विद्यार्थीगण आपसे पूछे अगर वर्ण के कितने अंग होते हैं, हर एक बिंदु पर हम बात कर रहे हैं वर्ण के कितने अंग होते हैं, तो ये भी देखो जरा। वर्ण के 2 अंग होते हैं। वर्ण के कितने अंग माने जाते हैं? 2। एक स्वर होता है और एक क्या होता है विद्यार्थीगण? व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, क्या होता है? व्यंजन होता है। लेकिन याद रखना, जैसे मैंने अगर कहा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, जिनका निर्माण शब्दों के सार्थक समूह से होता है और जिनका निर्माण ध्वनियों को जब लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं होता है। तो याद रखना, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य होता है और एक क्या होता है विद्यार्थीगण? विधेय होता है। तो वर्ण के 2 अंग माने जाते हैं और वाक्य के कितने अंग माने जाते हैं? 2 अंग माने जाते हैं। तो वर्ण के 2 अंग स्वर और व्यंजन, वाक्य के 2 अंग होते हैं जो उद्देश्य और विधेय, शब्द के 2 प्रमुख अंश होते हैं कर्ता और कर्म। बात समझ चुके होंगे। अच्छा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण, आज तक हमारी क्लास यहीं तक होगी और आने वाला जो वीडियो होगा विद्यार्थीगण, हम वर्ण, शब्द और वाक्य अर्थ के आधार पर हम बात करेंगे। अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग होते हैं, अर्थ के आधार पर व्याकरण का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, व्याकरण के 3 अंगों में से ऐसा कौन सा अंग है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो याद रखना, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।